कितने लोग आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें, ऊंचा ऊंचा हाथ। सारे जो इंटरेस्ट होते हैं वो इंटरेस्ट देखा देखी में बने होते हैं। हमें उनके बारे में ना मालूमात होती हैं ना उनका टेस्ट होता है। कामयाब तरीन लोगों की निशानी होती है जो प्रोएक्टिव होते हैं, उनको जो चीज सही लगती है उसको कर गुजरते हैं। देयर इज नो प्रोक्रेस्टिनेशन। बेटा एग्रीएबलनेस होता है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं आपके अंदर कुछ ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं कि जो दूसरों में नहीं है, और दूसरों में वो है जो आपने 18वीं सदी में एक साइकोलॉजिस्ट था कार्ल यूंग खुद मुतासिर था फ्रॉइड से। फ्रॉइड ने एक अपनी थियोरी पेश की थी जो इंसान के साइको एनालिसिस की कहते हैं साइको एनालिटिक के आपकी साइकी में क्या चीजें होती है। जैसे इड का नजरिया दिया, ईगो का दिया, सुपर ईगो का दिया, उसने कहा कॉन्शियस होता है, सबकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस होता है, ये आइडियाज दिए। फिर कार्ल यूंग ने उसके ऊपर दो माँ बेटी थी, दे वर नॉट साइकोलॉजिस्ट, मायर्स ब्रिग्स एंड कैथरीन क्रुक ब्रिग्स। उन्होंने कहा जी इंसान की 16 तरह की पर्सनैलिटीज होती है इंसान की पूरी दुनिया में 16 तरह की पर्सनैलिटीज होती है। गार्डनर खुद एक साइकोलॉजिस्ट था, एजुकेटर था, उसने कहा जी 9 तरह की इंटेलिजेंस होती है। बड़ी थियरी है ट्रेट्स थियरी, इसमें द बिग 5 है। आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम कौन से मुल्क का है? दिस इज ऑल्सो ऑल राइट, ये भी हमारा हक है। लाजिम है कि हर बच्चे को मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री पढ़नी पड़े, अलजेब्रा पढ़ना पड़े जिसका इंटरेस्ट नहीं है। ये लाजिम है कि हर बच्चे को इंग्लिश में मुख्तलिफ दकीक इस्तिलाहात पढ़नी पड़े। ये लाजिम है कि हर बच्चे को बायो पढ़नी पड़े, कंप्यूटर पढ़ना पड़े। नहीं, उसका एक अपना इंटरेस्ट हो सकता है, वो एक अलग सी शख्सियत लेके पैदा हो सकती है। की बात है कि हमारे इस मुल्क में आज के ज़माने में भी इस जदीद दौर में भी ना इन बातों के बारे में सोचा जाता है ना बताया जाता है। बताने वाला भी कोई हो तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, इसलिए कि स्टेट की एक अपनी पॉलिसी है। आप लोगों को शऊर इतना ज़्यादा ना दे दें कि वो हुक्मरानों के गिरबान तक। जो 8 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में, ये कोई इल्हामी ऑर्डर नहीं है कि 8 ही पढ़ाने हैं और यही सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। अच्छा, बसा औकात हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और वो क्या जिद कर रहे होते हैं? उनकी सबसे बड़ी जिद ये होती है कि असा अपने पुत्र की साइंस पढ़ासा। क्यों? अभी उनसे अगर पूछा जाए कि आप साइंस क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं, साइंस नहीं वैल्यू, आर्ट्स नहीं वैल्यू नहीं। इसलिए कि अगर उनसे अगला सवाल पूछा जाए कि आप बता सकते हैं साइंस और आर्ट्स में डिफरेंस क्या होता है, वो कहते हैं ये योता से नहीं पता, लेकिन साइंस नहीं वैल्यू ज़्यादा। हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं वो इंटरेस्ट देखा देखी में बने होते हैं। हमें उनके बारे में ना मालूमात होती हैं ना उनका टेस्ट होता है। मरी के बच्चों के अंदर मैंने हैरत अंगेज, बिकॉज मैं खुद मरी से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मरी के बच्चों के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं। वो जो कि पहाड़ के एनवायरनमेंट में रहते हैं, सख्त जान भी होते हैं, वो ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होते हैं, लेकिन ना हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आप और तो और आपके स्कूलों में कॉलेजेस में जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको, ये बेटा आप ही के पेरेंट्स का पैसा होता है। A day back he asked me that, you know sir, I'm not interested in English. मुझे इंग्लिश में कोई इंटरेस्ट खास नहीं है, लेकिन आप पढ़ा रहे होते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है। आप मुझसे सबको ये मेरी बातें हिफ्ज़ होंगी। मैं कहा करता हूँ कि स्कूल के लेवल पे कम से कम 50 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, 5-5 के, जिनमें कॉम्बिनेशंस बने हुए हों, बच्चों की काउंसलिंग हो, उनके एप्टीट्यूड के मुताबिक, पर्सनैलिटी के मुताबिक उनको ये सब्जेक्ट दिए जाएं कि आपके लिए ये मौजूद। आप यहाँ से बाहर बाजार में चले जाएं, जितने भी प्रोफेशनल्स बाहर काम कर रहे हैं, होटेलियर है, शॉपकीपर है, कॉबलर है, व्हाटएवर, किसी के पास चले जाएं, आप उनसे जाके पूछें कि आपने जो मैट्रिक तक स्कूल पढ़ा है, उन किताबों का कितना हिस्सा आपके इस काम में इस्तेमाल हो रहा है। क्या कहेंगे पता है? कहीं ना। तो फिर सवाल ये पैदा हुआ कि अगर यही काम करना था तो 10 साल स्कूल में क्यों ज़ाया किए? 10 साल मजीद मजदूरी करते, ज़्यादा पैसे बन जाते। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सब मेरे साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम पेरेंट्स का मुअज़्ज़िज़, मुकर्रम, मोहतशम, इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल पेरेंट्स,
असातिज़ाए किराम, हमारे इंतहाई प्यारे दोस्त उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर रिजवान नसीर अब्बास साहिब हमारे पास आज तशरीफ़ लाए हैं। उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप तमाम स्टूडेंट्स का भी, स्पेशली 9th, 10th और फर्स्ट ईयर के बच्चों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे बेटा हमारी रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ लाए हैं और इतना खामोशी से बैठे हुए हैं। आपके इस जोश खरोश, आपकी इस जेस्ट और आपके इस एंथुसियाज़म को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना सीरियस मैं नहीं हूँ जितने आप हो चुके हैं इस वक्त। ज़रा स्माइल दें, थोड़ा सा आवाज़ भी है स्माइल की, हल्की सी स्माइल की आवाज़ आती है वैसे ये आइए, ये लाफिंग है, थोड़ा सा हंसें ज़रा खुद से जैसे हंसते होते हो क्लास में, ज़्यादा आवाज़ है, खुद से आर्टिफिशियल हंसो जितना हंस सकते हो। मैं हंस के दिखाऊं क्या? थैंक यू। कभी कभी अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, कंस्ट्रक्टिव रखने के लिए मसनूई तौर पर भी हंसना पड़ता है। बाज़ लोग सोचते होंगे ये तो एक बनावटी हंसी है। आपकी बॉडी में लाखों की तादाद में इंटरल्यूकिन्स पैदा होते हैं जब आप एक दफ़ा हंसते हैं, तो जो कैंसर के खिलाफ लड़ते हैं। एंटी एजिंग में, सदा जवान रहने में, सेहतमंद रहने में यही फॉर्मूला है कि एज लॉन्ग एज यू आर प्लानिंग योर लाइफ। आवाज़ की एको ज़्यादा नहीं है वैसे, समझ आ रही है सही? इसकी एको अगर कम कर दे थोड़ी सी, एको एंटी एजिंग कहती है कि एज लॉन्ग एज यू आर प्लानिंग एंड यू आर हैप्पी यू डोंट गेट ओल्ड। कि जब तक आप प्लानिंग करते रहते हैं और जब तक आप खुश रहते हैं तो आपकी उम्र ज्यादा तो होती है लेकिन आप बूढ़े नहीं होते। और यहां बैठे तमाम बच्चों को पता है, मैं हमेशा कहा करता हूं कि ऐसी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है जो आपको खुश ना रख सके। पता है ना, जुबानी यादों की बात है। अच्छा, क्योंकि ऐसी एजुकेशन जो आपके सर पे सवार हो जाए और एक बोझ मालूम हो, तो उस एजुकेशन का मेरे हिसाब से वो एक बोझ तो होता है लेकिन खुशी नहीं होती, उसकी राहत नहीं होती। तो उम्मीद है कि आज का ये सेशन इंशाल्लाह आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपके लिए इंशाल्लाह ताला बेनिफिशियल होगा और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, कंस्ट्रक्टिविज्म और डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग लेके आएगा। मैं हाल में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली ऑनरेबल टीचर सर वसीम अहमद अब्बासी साहिब के लिए क्लैप कर दें तो वो तशरीफ लाए। आपको प्रोजेक्टर पे एक चीज़ नज़र आ रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुसलमानों का हर काम इसी से शुरू होता है, इन द नेम ऑफ अल्लाह द एंटायरली मर्सीफुल द स्पेशली मर्सीफुल। अब किसी भी ज़ुबान में कहें, अल्लाह के नाम से शुरू, रहमान और रहीम है। रहमान, मैं मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल फीमेल टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाई हैं और हमारे इज़्ज़त अफजाई फरमाई है, इनके लिए भी क्लैप फरमा दूँ। Okay, without further ado, we just kick off this session. Career counseling session, अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं इसको आपसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके स्टार्ट करता, आपके जहन में तजस्सुस पैदा करता, जैसा कि मेरा हमेशा से तरीका होता है। और वो ये है कि कल मैं अपनी क्लास में गया तो जुहैब और हुसैन का नाम मैं लेना चाहूँगा। मैंने कहा जी आप लेक्चर डिलीवर करें आप, इसलिए कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझसे बेहतर जानते हैं आप लोग इल्म को मुझसे बेहतर जानते हैं आप लोग। ये आगे डिस्क्लेमर भी आएगा, उसमें मैं वाज़ेह करूँगा कि इल्म को आप मुझसे बेहतर कैसे जानते हैं। आपने कभी छोटे बच्चे को तंग करते हुए देखा है? 2 साल के, 3 साल के, आप तो वैसे भी करते रहते हैं सारे
छोटे बच्चे को, वो उसके मुंह में, उसकी जुबान पर जो लफ्ज़ भी आता है वो बोल बैठता है, वो बोल गुजरता है उसको। और अगर आप गौर करके देखें तो जो ख्यालात आपके जहन में चल रहे होते हैं वो डाइवर्सिफाइड फीलिंग्स होती हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जहन का वो हिस्सा जो तहत शऊर में होता है, जो कॉन्शियस में या शऊर में नहीं होता, वो आपकी ऐसी है जैसे आप सेकेंडरी मेमोरी होती है, कंप्यूटर की जैसे होती है ना, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, पढ़ते हैं ना आप लोग। तो प्राइमरी मेमोरी में आपके पास जो आपकी यादाश्त है वो आपका ब्रेन का कॉन्शियस हिस्सा आता है, और सेकेंडरी मेमोरी में आपका सबकॉन्शियस। उसके बाद एक रिजर्व्ड स्पेस होती है, जैसे पार्टीशंस बनी होती है कंप्यूटर की, एक अनकॉन्शियस होता है, वो एक वास्ट हिस्सा होता है जिसमें मजीद गुंजाइश होती है कि आप उसमें डेटा स्टोर कर सकें। इंसानी जहन 5000 साल तक जिंदा रहने की अहलियत रखता है। 5000 साल तक लगातार इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसमें कोई कमी वाक़ई नहीं होती। इंसानी जहन क्या होता है, इंसान क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए कि करियर काउंसलिंग पूरी की पूरी काउंसलिंग का एक ड्रॉप है। काउंसलिंग एक वसी डिपार्टमेंट है। काउंसलिंग हमारी पैदाइश से शुरू होता है और मौत तक जाता है। इसी तरह से लाइफ कोचेस अपना काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको मोटिवेट करते हैं, अगरचे कभी कभी वो शिद्दत पसंदाना रवैया भी इख्तियार कर लेते हैं, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि मैं तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ, हालांकि ऐसा होता नहीं है। हकीकत की दुनिया में खड़े होकर बात करनी चाहिए। अलबत्ता आपके अंदर अल्लाह ताला ने बिलकुवा या पोटेंशली ऐसी ऐसी सलाहियतें रखी हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि एक इंसान कि जिसको मट्टी से बनाया गया वो इस दुनिया में क्या क्या कर सकता है, उसको जो इल्म दिया गया है। यहां से मैं स्लाइड्स चेंज करूंगा जी। आगे जा रही है। ठीक है, ये डिस्क्लेमर है, मैंने इसलिए लिखा है कि आप लाइट्स यहाँ की ऑफ कर दें। इज इट विविड, नजर आ रहा है? अच्छा बेटा जी, ये एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, ये डिस्क्लेमर है, मैंने इसलिए लिखा है कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि बच्चा आज का बच्चा है, कल का मर्द है, औरत है, इस माशरे का सरगर्म रुकन है, उसमें हमारे बारे में राय कायम करनी है। उसका इल्म इतना ही नहीं रहेगा। जिंदगी के किसी हिस्से में यह नहीं सोचना कि सर ने हमें जो बातें बताई थी वो समझ रहे थे कि मेरे नजदीक जो सच है यही सच है। यह एक तालिब इल्माना रवैया नहीं होता। दुनिया में सबसे अच्छा तालिब इल्म अगर आपको कोई चाहिए, ढूंढने के लिए निकलें, तो जहां पे अच्छा टीचर आपको नजर आ जाए वहां से वापस आ जाएं उससे मुलाकात करके, क्योंकि सबसे अच्छा टीचर, आई एम नॉट अ अच्छा टीचर, दुनिया में सबसे अच्छा टीचर सबसे अच्छा स्टूडेंट होता है। सो इसमें यही लिखा हुआ है कि ऑल द नॉलेज बीइंग शेयर्ड इज अप अंटिल द डेट एंड नीड्स नॉट टू बी कंसीडर्ड द अल्टीमेट ट्रूथ और रियलिटी। कि आज तक के इल्म की बुनियाद पर मैं जो भी बात करूंगा आपसे करूंगा, इसमें यह नहीं है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं। ज़माना करवटें लेता है तो नए नए पहलू निकल के सामने आते हैं, इल्म के नए दरीचे वाह होते हैं और नए दरवाजे खुलते जाते हैं आपके लिए। दुनिया में अल्लाह ताला ने ये दोनों निज़ाम हाय तरीक़ाकार जो हैं ये रखे हैं कि मसाइल जो जो बढ़ते जाते हैं तो इंसानी जहन उस तरह से ब्रॉड माइंडेड होना शुरू हो जाता है। मसाइल का बढ़ना इस बात की गुंजाइश, मौका और अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने जहन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इनोवेशन करते जाएं, जिद्दत पसंदी लाते जाएं, और मसाइल तो एक तरफ रहे, आप मसाइल से भी आगे बढ़ के एक ऐसी नई चीज़ तख्लीक कर दें, आइडियाज़ दे दें, या टेक्नोलॉजी में इतने डेवलपमेंट कर जाएं कि मसाइल भी चीखें मारना शुरू हो जाएं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। समझ आ रही मेरी बात? सो ये नॉलेज आज तक का है। इसमें अगर कोई प्रूफ, चूँकि मैं गालिबन उन बदकिस्मत लोगों में से हूँ कि जो सिर्फ प्रूफ पर चलते हैं, रिश्तों में नहीं, रिलेशंस में नहीं, इसलिए कि हम एक इखलाकी वजूद हैं, जज्बाती वजूद हैं। हम रिलेशंस में, इंसानियत में हर वक्त आर्ग्यूमेंट्स को नहीं लाते, लेकिन इल्म की दुनिया में किसी का कोई लिहाज नहीं रखा जाता। इसमें सिर्फ दलील चलती है, दलील की हुकूमत होती है, प्रूफ की और लॉजिक की सल्तनत होती है। उसमें किसी जज्बे का, किसी रिश्ते का कोई एहतराम मलूज़ खातिर गुफ्तगू में तो रखा जाता है, आदाब में तो रखा जाता है, लेकिन दलाइल की दुनिया में नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट। इसकी इब्तिदा मैंने कुरान मजीद की सूरह सजदा की आयत नंबर 7 से की कि अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़ा व बदअ खलक़ल इंसान मिन तीन।
उसने जो चीज़ बनाई खूब बनाई और इंसान की पैदाइश मिट्टी से शुरू की। आप में से कितने लोग डार्विन की थियरी से आशना हैं, जो नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन की नजरिया इर्तिका की उसकी थियरी है, जानते हैं आप लोग? उसने ये कहा कि शुरू में इंसान एक एप था, एक चिंपैंजी था, बंदर की एक किस्म थी, और सिंगल सेल से उसमें हजारों सालों के एवोल्यूशन से इंसान आज इस मुकाम तक पहुंचा है। उसने ये कहा कि इंसान, और ये तो खैर साइंटिफिक आज के जो फॉसिल्स के हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं वो भी हमें बताते हैं, उनसे भी हमें रहनुमाई मिलती है कि इस पूरी कायनात की कुल उम्र 14.8 बिलियन ईयर्स है। 14.8 अरब साल पुरानी है ये कायनात, और ये जो हमारी ज़मीन है ये 4.54 बिलियन ईयर्स पुरानी है, 4.5 अरब साल पुरानी है। लेकिन जो इंसानों के फॉसिल्स मिले हैं, जो हड्डियों के हैं, जो बोन्स के हमें कुछ नवादरात मिले हैं, वो हमें बताते हैं कि इस दुनिया में इंसान कमोबेश, इसमें साइंटिस्ट के मुख्तलिफ नज़रियात हैं, कोई फैक्ट अभी अल्टीमेट निकल के सामने नहीं आया। कई लोग तो 20 लाख साल भी बताते हैं कि इंसान जो कदीम इंसान था वो 20 लाख पुराना है, लेकिन 6 लाख तक 8 लाख तक भी बातें जाती हैं। लेकिन ये जो इंसान हमारा, जिसको डार्विन ने कहा कि हमारे आबाओ अजदाद जो एंसेस्टर्स थे वो होमो इरेक्टस, शुरू में यानी इंसान जब बना तो वो आहिस्ता आहिस्ता, इसकी आगे स्लाइड भी चलेगी कि उसकी जब तख्लीक हुई तो अच्छा इसमें यह है कि फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर उसके आज़ाद दुरुस्त किए और उसमें अपनी रूह फूंकी और तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाया, तुम बहुत थोड़ा शुक्र अदा करते हो। अब अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर कहते हैं कि ये सूरह बकरा की आयत है, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाला अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। और अल्लाह ने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन सब चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया, फिर फरमाया मुझे उनके नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। क्योंकि फरिश्तों ने एक सवाल किया था कि ये इंसान ज़मीन पर जाकर दंगा फसाद करेगा, कत्लो गारत करेगा, फितना बपा करेगा। क्योंकि फरिश्ते जिन्नों की हरकतें पहले से देख रहे थे, जिन हमसे पहले बनाए गए थे। अज़ाज़ील या जो इबलीस, आप इसको कहते हैं शैतान है, बाद में जिसको शैतान कहा गया, शतन से है, रस्सियों वाला, तो ये भी जिन्नों में से एक था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मुझे मालूम है कि मैंने इनको क्यों बनाया। फिर आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा सिखाए गए, इल्म सिखाया गया, और मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इंसान को आमतौर पे कहा जाता है अशरफुल मखलूकात, अगरचे ये ना बात कुरान में बयान हुई है ना किसी सही हदीस में, फिर भी ये बात अपने आप में ठीक है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। वो किसकी बुनियाद पे आगे जाके डिस्कस करता हूँ, ये इल्मी है जिसकी बुनियाद पे है। वरना हाथी हमसे बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, ज़राफ़ा हमसे बहुत ज़्यादा ऊँचा होता है, चीता हमसे बहुत तेज़ भागता है। चीता तो दूर की बात है, ये जो आपका परिंदा होता है स्विफ्ट, ये इंसान से बहुत तेज़, इंसान खैर उड़ तो नहीं सकता, इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। So the thing is, counseling is a vast and broad field, but today we're going to crack it up in terms of human personality, education and jobs. हम सिर्फ इस पैरामीटर के साथ मुंसलिक हैं कि हमें क्या चीज़ दी गई है, हमारी ह्यूमन पर्सनैलिटी क्या चीज़ है, हम एजुकेशन क्यों हासिल करते हैं, और उसकी सूरत में हम जॉब्स करते हैं तो क्यों करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मैंने इसमें नकल किया है कि रिज़्क़ हलाल तलाश करना एक फ़र्ज़ के बाद दूसरा फ़र्ज़ है, और एक हदीस में कहा गया है कस्ब हलाल ऐन इबादत है। ये बात मैंने क्यों लिखी है, इसलिए कि आमतौर पे हमारे मुआशरे में सिखाया जाता है कि ये माल और दौलत ये कोई सही चीज़ नहीं है, जो जितना यहाँ पे गुर्बत की ज़िंदगी बसर करेगा वो आक़िबत में जाके उतना कामयाब होगा। ये बात ठीक नहीं है, इस्लाम का मुकद्दमा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सो इसमें हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, मनी के बारे में बात करेंगे, आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, रिस्पेक्ट कैसे कमा सकते हैं, और पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ हार्ट, सुकून, दिल का सुकून कैसे हासिल कर सकते हैं। इसलिए कि इज्जत भी हो, दौलत भी हो, शोहरत भी हो, नाम भी हो, इकराम भी हो, उसके बावजूद अगर आपके दिल में इत्मीनान नहीं है तो उस नाम, शोहरत, इज्जत, दौलत का कोई फ़ायदा नहीं है। ये होमो सेपियंस के बारे में मैंने आपसे बात की, और डार्विन की थ्योरी को मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ जहाँ से मैंने उसको रोका था। उसने कहा कि होमो इरेक्टस से हमारे होमो एंसेस्टर्स वजूद में आए, और फिर वहाँ से होमो सेपियंस बने। ये जो हम आज इंसान है इसको होमो सेपियन कहा जाता है, हम जो इंसान हैं डार्विन की थ्योरी में, और ये 5 लाख साल 500,000 ईयर्स पहले की इसकी तारीख है। फिर उसके बाद
मुख्तलिफ हमारे पास आती हैं जी। ब्रॉन्ज एज है, अर्ली ब्रॉन्ज एज है, उसके बाद इंसान ने, बल्कि स्टोन एज है, स्टोन पत्थर को तराश तराश के उसने अपने लिए आलात बनाए। फिर ब्रॉन्ज एज है, अर्ली ब्रॉन्ज एज है, फिर आपकी आयरन एज है, उसके बाद फिर जाते जाते 1800 में जाके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो ये हज़ारों सालों का एक सिलसिला है। लेकिन कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने रखी है वो डार्विन की थ्योरी की 100% नफी करती है। और डार्विन की थ्योरी आपको मालूम है आज तक प्रूव नहीं हो सकी है, जस्ट अ थ्योरी, इट्स जस्ट अ थ्योरी। और मैथमेटिक्स में एक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, उसमें अगर 1 बाय रेज पावर 50 आ जाए, जिसको आप ताकत कहते हैं 50, तो मैथमेटिशियन कहते हैं जी वो चीज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यानी 10 रेज पावर 50 आ जाए तो ये इतना ज़्यादा इम्कानात हो जाते हैं कि उसका फिर एक नज़म में आ जाना ये मुमकिनात में से नहीं रहता। तो कोई साइंटिस्ट भी आज तक इसको प्रूव नहीं कर सका, जबकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि हमने इंसान की इब्तिदा किससे की? किससे की? मट्टी से की। उसको बनाना शुरू किया। इस्लाम में भी एक इर्तिका है, एवोल्यूशन है, लेकिन ये उस एवोल्यूशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्विन ने ये कहा था कि लेजर लाइट है। डार्विन ने ये कहा कि इंसान शुरू में कुछ इस तरह का था, फिर यहाँ से इरेक्ट होना शुरू हुआ, यानी उठना शुरू हुआ, फिर थोड़ा मजीद चिंपैंजी से, एप से ये इस रूप में गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया और अब इंसान इस रूप में है। और इसके आगे भी पोस्ट डार्विनियन थ्योरीज में पेश किया जाता है जी इंसान 2020 है तो इसके 1000 साल बाद इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। इस्लाम में, कुरान मजीद में जो एक नज़रिया बयान किया गया है, ये बदकिस्मती की बात है कि हमारे जो थियोलॉजन्स हैं, मजहबी उलमा हैं, उन्होंने भी उसको उस तरह से उतना गौर नहीं किया। हालांकि इससे बहुत बेहतर इस्लाम का नज़रिया है एवोल्यूशन का, जो साइंटिफिक भी लगता है। अच्छा जी, वी हैव अ फिजिकल एवोल्यूशन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम डार्विनियन एवोल्यूशन। इसके बारे में बात हो चुकी है। अब हम असल मौजू की तरफ आते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि मेरे पास कोई टूल तो नहीं है कि मैं आपको इंसान को खोल के दिखा सकूं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम इस डिस्कोर्स एनालिसिस में देखेंगे इंसान का एक्स-रेज करके कि इंसान किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। हम उसकी फिजिकल डोमेन के बारे में बात करेंगे, उसकी साइकोलॉजिकल डोमेन के बारे में, मेंटल डोमेन और स्पिरिचुअल डोमेन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें अर्ली ह्यूमंस में ये 3 चीज़ें थी, लेकिन स्पिरिट, इसको थोड़ा एक स्लाइड पीछे कीजिएगा। ये फिजिकल आपकी डोमेन है जी, किनेस्थेटिक पोटेंशियल होता है, आपकी इंटेलिजेंस है, इसमें आपके हार्ड स्किल्स आते हैं, अगरचे इसमें कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी आपके शामिल होते हैं, लेकिन वो इस वक्त मौजूद नहीं है। फिर आपके ड्राइवर्स होते हैं जी, इंसान किन चीज़ों की बुनियाद पर काम करता है। यानी सबसे पहले आपकी ज़रूरियात होती हैं, आपकी नेसेसिटीज़ होती हैं, फिर आपकी डिज़ायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, फिर आपके एप्टीट्यूड्स या रग़बात होते हैं, जज्बात होते हैं आपके, एक स्लाइड नीचे, और फिर आपकी शहवात होती हैं विच इज़ कॉल्ड लस्ट। ये 3 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। हंगर, ज़रूरत है इंसान की, पेट साथ लगा हुआ है, इसने बड़े मसाइल पैदा किए हैं दुनिया में। यही वो चीज़ थी कि फरिश्तों ने कहा था ये जाके मसला पैदा करेगा। दूसरा, सुप्रीमेसी इंसान अपनी चाहता है, बर्तरी चाहता है दूसरों के ऊपर, फोकियत या तफव्वुक चाहता है, इसने बड़े मसाइल पैदा किए हैं। लास्ट ने बड़े मसाइल पैदा किए, शहवत ने बड़े मसाइल पैदा किए। ये चीज़ें अपने आप में बुरी नहीं है, इनमें से कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसके बारे में आप कह सकें कि अपने आप में बुरी है। ये अपने आप से मुझे याद आया, ज़ुहैब है मेरी क्लास का बच्चा, वो इतना साइकोलॉजिकली, फिजिकली एंड फिलोसॉफिकली गहराई में चला जाता है कि उसने हुसैन से पूछा कि मुझे बताओ ये जो तुमने नाउन लिखा है, ये नेम अपने आप में क्या होता है। तो इस तरह के भी सवाल करते हैं बच्चों के पास एक एक्सप्लोरेशन पावर ज़्यादा होती है। आप सारे बच्चों के लिए सेशन इसलिए हो रहा है कि आप बेटा हमसे बहुत अच्छी सलाहियतें लेके पैदा हुए हैं और आप उस दौर में पैदा हुए हैं और उस दौर को देखेंगे जिसको गालिबन हम नहीं देख सकेंगे। तो इसमें कार्ल मार्क्स बहुत बड़ा एक इकोनॉमिस्ट गुजरा है, एक फिलोसोफर गुजरा है, उसने कहा जी भूख जो है ना आपकी ज़रूरत, यही सारे मसाइल का कॉज है। फिर एल्फ्रेड एडलर बड़ा साइकोलॉजिस्ट गुजरा है, उसने कहा कि सुप्रीमेसी, फोकियत, दूसरों पर गलबा, इसी की वजह से जंगो जिदाल होते हैं, कत्लो गारत होती है और इंसान दूसरों पर अपना गलबा कायम करना चाहता है। उसने कहा कि असल वजह दुनिया में ये है। और फिर ये जो लास्ट है इसके बारे में फ्रॉइड एक बड़ा साइकोलॉजिस्ट गुजरा है इस ज़माने का, उसने कहा कि सारे मसाइल की जड़
ये लस्ट है। और उसने वो नज़रियात पेश किए जो यहाँ पे बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स, छोटे बच्चे बैठे हैं, यू नो, यहाँ पे ये सही मौजू नहीं होगा। अच्छा जी, और इसमें आपके पास एक स्लाइड पीछे कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ये नफ्स, आखिर में मैंने जो चीज़ लिखी है वो है आपका नफ्स मलकूती। अब अल्लाह ताला ने इंसान को, जब शुरू के इंसान को पैदा किया तो बदा खल्क का मतलब क्या है? इब्तदा की, शुरुआत की, आगाज़ किया, बिगिनिंग की, स्टार्ट किया। वो मालूम होता है कि समंदरों के किनारे जो गीली मिट्टी होती है उसके अंदर वही प्रोसेस हुआ जो आज इंसान की माँ के पेट में प्रोसेस होता है। वहाँ से इंसान को एक एवोल्यूशन के ज़रिए से, जैसे अंडे में से एक चूज़ा निकलता है, ऐसे ही ज़मीन में से एक प्रोसेस हुआ, उससे फिर इंसान बना, उसमें एक एवोल्यूशन हुआ। फिर अल्लाह ताला ने उसके आज़ा को दुरुस्त किया, ये बात हम पढ़ चुके हैं। उसके आज़ा को दुरुस्त किया, मालूम नहीं कितने हज़ारों साल लगे होंगे इसमें। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने फिर उसमें अपनी रूह फूंकी। ये जो रूह का आप लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ये फूंक होता है, मतलब अपनी फूंक फूंकी उसमें। तो ये वो रूह मलकूती है, नफ्से नातिका इसको कहते हैं। इसी से आपको फिर बोलने की सलाहियत आपको मिली हुई है। इंसान के बारे में कहा जाता है हैवान नातिक है, और उससे ऊपर उठ के फिर इंसान हैवान ज़रीफ़ है, यानी सिर्फ इंसान का अखलाक़ी वजूद नहीं है बल्कि वो एक हिस्से मज़ा भी रखता है, वो एक एस्थेटिक सेंस भी रखता है। तो इंसान का ये जो वजूद है, जो अल्लाह ताला ने अपनी इसमें रूह फूंकी है, उसके बाद फिर इंसान को मसूल भी ठहराया जाता है कि जो तुम्हें इल्म दिया गया है, यानी इंसान के पास रिफ्लेक्सिव नॉलेज है, इज़्तिरारी इल्म है। दुनिया के किसी इंसान को आप जाके खुशबू सुंघाएंगे तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ये खुशबू कोई अच्छी चीज़ होती है, वो बताएगा आपसे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे ही किसी इंसान को भूख लगेगी, आप उसको जैसे ही खाना पेश करेंगे तो वो इलेट फील करेगा, वो ग्रेटिफाइड हो जाएगा उसको खा के। ये इज़्तिरारी इल्म है, ये भी इल्म ही है। इंसान पैदा हुआ है इसको लेकर, इसी की बुनियाद पर आप इल्म हासिल करते हैं। आपकी जो ये नेचर है, ये साइकोलॉजिकल डोमेन आपको नज़र आ रही है, ये आपकी इमोशनल डोमेन जो होती है आपकी माइंड के अंदर, इसमें आपको आपकी एक नेचर दी गई है, एक आपके इंस्टिंक्ट्स हैं, जिबिल्लतें हैं, जैसे भूख है, जैसे खुशी है, जैसे गम है, जैसे आपके मुख्तलिफ तकाज़े होते हैं, ये आपके इंस्टिंक्ट्स हैं। फिर रिफ्लेक्सिव नॉलेज है जिसको आप विजदान कहते हैं। मैं उसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि इंसान हक को कबूल करता है, बातिल से इबा करता है, गुरेज करता है, उससे परहेज़ करता है। बातिल को कोई इंसान भी अगर उसने अपनी नेचर को, फितरत को आलूदा नहीं कर दिया, तो हर दुनिया का इंसान हक को कबूल करता है, सच को कबूल करता है, झूठ से नफरत करता है। दुनिया का कोई इंसान लें, वो किसी रिलीजन पे अगर नहीं चलेगा, वो अगर एथियस्ट भी है या एग्नोस्टिक भी है, तो वो नहीं कबूल करेगा, वो इस बात को अच्छा नहीं समझेगा कि उसके साथ झूठ बोला जाए। मालूम ये हुआ कि वो भी झूठ से नफरत करता है। ये आपका रिफ्लेक्सिव नॉलेज होता है। फिर आपके जैसे ऑनरेबल सर अदील साहब ने आपसे कहा कि आपके इंटरेस्ट होते हैं, दिलचस्पियां होती हैं, जिनकी बुनियाद पर, और ये आपके जो इंटरेस्ट हैं ये आपकी उस डोमेन में आते हैं जिसको हमने पढ़ा कि इंसान की ख्वाहिशात, जैसे ज़रूरियात, जज्बात, ख्वाहिशात, ये ख्वाहिशात की बुनियाद पर इंसान अपने इंटरेस्ट पैदा करता है। बाज़ इंटरेस्ट ऐसे होते हैं, रात को मैच किसने देखा है? ऊंचा हाथ, क्यों देखा है? इंटरेस्ट था। कभी रग्बी का मैच देखा है? रग्बी। कभी अमेरिकन सॉकर का मैच देखा है? और यहाँ पे तो फीफा का भी आप लोग नहीं देखते, फुटबॉल का भी नहीं देखते ना, बहुत कम होंगे, इंटरेस्ट कम है। तो हम इंसान अपनी लाइफ में हर वो काम करते हैं, वो हमें मोटिवेट करता है, वो हमें मुहर्रिक देता है, तहरीक पैदा करता है, हर वो काम कि जिससे हम इलेट फील करते हैं। ये साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं और वक्त के साथ साथ आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। अभी मैं आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, एंड बिकॉज दिस लेक्चर इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, तो इसको बाद में भी आप देख सकते हैं, इन टर्म्स के बारे में आप मालूमात हासिल कर सकते हैं कि इलेटेड फील करना क्या होता है। आप जब हैप्पीनेस फील करते हैं और इन इंटरेस्ट की बुनियाद पर करते हैं तो उसका क्या मतलब है। फिर आपका बेटा एक एप्टीट्यूड होता है। कुछ लोग, जैसे सर ने कहा कि वो मैथमेटिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं, सर मुझे एक बच्चा कहता है ज़ुहैब, अगेन उसकी मिसाल मेरे जहन में आ रही है, ही इज सो नाइस माशाल्लाह स्टूडेंट, वेरी ज़ुहैब, क्लैप कर दें इस बच्चे के लिए सर। A day back he asked me that, you know sir, I'm not interested in English. मुझे इंग्लिश में कोई इंटरेस्ट खास नहीं है, लेकिन आप पढ़ा रहे होते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है। ऐसे ही एक दो बच्चों ने और कहा
कि अंग्रेज़ी में इंटरेस्ट नहीं है, असल इंटरेस्ट मैथ में है, लेकिन इंग्लिश पढ़ते हुए भी मज़ा आ रहा होता है। तो मालूम ये हुआ कि आपके इंटरेस्ट ओवरलैप भी कर जाते हैं। बाज़ इंटरेस्ट के बारे में हमें मालूम नहीं होता, इसलिए कि कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो यूरोप में खाई जाती हैं, अफ्रीका में खाई जाती हैं, पाकिस्तान में नहीं खाई जाती। और वो सब्जियां अगर आपको पहली मरतबे चखाई जाएँ तो आपको अजीब सी फील होगी, इसलिए कि इंसान की ज़ुबान पर जो टेस्ट बड्स होते हैं वो भी एक्लेमेटाइज होने में, आदी होने में वक्त लेते हैं। तो जो चीज़ आपने कभी परफॉर्म नहीं की होती उसमें इंटरेस्ट भी नहीं होता। कितने लोग आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें, ऊंचा ऊंचा हाथ। आर्मी, बाकी नहीं करना चाह रहे? मुल्क और कौम की खिदमत नहीं करना चाह रहे आप लोग? ऊंचा हाथ खड़े करें जो आर्मी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स। हाँ जी, 90% ऐसे ही होता है, हैंड्स डाउन। बाज़ औक़ात हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं वो इंटरेस्ट देखा देखी में बने होते हैं, हमें उनके बारे में ना मालूमात होती हैं ना उनका टेस्ट होता है। बाज़ औक़ात हमारे अब्बू ने हमें कहा होता है कि बेटा मेरा जो फलां दोस्त है ना वो बैंकर है, तो तुम्हें भी बैंकर बनना है, बैंकर में पैसे ज़्यादा लगने, कहते हैं ना, है इस कमेंट पैसा ज़्यादा है। वो वसीम साहब मौजूद नहीं है, वो कहा करते थे, हमारे एक टीचर हैं, वो आके ना थपकी दे के कहा करते थे कि आर्ट्स विच क्या लौटना है, वो साइंस विच पैसा है। ऐसा होता है। अच्छा, बसा औक़ात हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और वो क्या जिद कर रहे होते हैं? उनकी सबसे बड़ी जिद ये होती है कि असा अपने पुत्र की साइंस पढ़ासा। क्यों? अभी उनसे अगर पूछा जाए कि आप साइंस क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं, साइंस नहीं वैल्यू, आर्ट्स नहीं वैल्यू नहीं। इसलिए कि अगर उनसे अगला सवाल पूछा जाए कि आप बता सकते हैं साइंस और आर्ट्स में डिफरेंस क्या होता है, वो कहते हैं ये रो यो तासी नहीं है पता, लेकिन साइंस की वैल्यू ज़्यादा होनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके इंटरेस्ट जो हैं उनके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे ही आपको ऑपोजिट उलट इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है, दूसरा पहलू भी वाजे किया जाता है, तो आप पर ये वाजे हो जाता है कि असल में इसमें भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है। अब अगर हमारे मुल्क में रग्बी जो है वो खिलाया जाए, सॉकर खिलाया जाए, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, सॉकर और इस तरह की रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, स्नोबोर्डिंग हो, इस तरह की अगर गेम्स हों, तो इससे होगा क्या? इससे हमारे बच्चों में वो जो इंटरेस्ट जो उनको खुद भी नहीं मालूम कि उनमें पाया जाता है वो निकल के सामने आएगा। और कोई बच्चे कहेंगे जी हमने सॉकर खेलनी है, कुछ कहेंगे कि हमने रग्बी खेलनी है, कुछ कहेंगे कि हमने रेसलिंग में जाना है, बॉक्सिंग करनी है। तो अपॉर्चुनिटीज जब मौजूद नहीं होती, जो जैसे कहते हैं ना कुएं का मेंढक, माजरत के साथ मिसाल ये अजीब सी है लेकिन पूरी बैठती है, कि हमारे पास जो ऑलरेडी सब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, जो डिसिप्लिन्स मौजूद होते हैं, हम उन्हीं के दायरे में रहकर सोच रहे होते हैं। ये मैं आप में से सबको ये मेरी बातें हिफ्ज़ होंगी। मैं कहा करता हूँ कि स्कूल के लेवल पे कम से कम 50 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, 5-5 के, जिनमें कॉम्बिनेशंस बने हुए हों, बच्चों की काउंसलिंग हो, उनके एप्टीट्यूड के मुताबिक, पर्सनैलिटी के मुताबिक उनको ये सब्जेक्ट दिए जाएं कि आपके लिए ये मौजूद है। आप यहाँ से बाहर बाजार में चले जाएं, जितने भी प्रोफेशनल्स बाहर काम कर रहे हैं, होटेलियर है, शॉपकीपर है, कॉबलर है, व्हाटएवर, किसी के पास चले जाएं, आप उनसे जाके पूछें कि आपने जो मैट्रिक तक स्कूल पढ़ा है, उन किताबों का कितना हिस्सा आपके इस काम में इस्तेमाल हो रहा है? क्या कहेंगे बताएं? कहीं ना। तो फिर सवाल ही पैदा हुआ कि अगर यही काम करना था तो 10 साल स्कूल में क्यों ज़ाया किए? 10 साल मजीद मजदूरी करते ज़्यादा पैसे बन जाते। इसकी वजह यह है कि हमें जो 8 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में, ये कोई इल्हामी ऑर्डर नहीं है कि 8 ही पढ़ाने हैं और यही सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। मेरी बात समझ आ रही है? और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। ये लाजिम है कि हर बच्चे को मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री पढ़नी पड़े, अलजेब्रा पढ़ना पड़े जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है। ये लाजिम है कि हर बच्चे को इंग्लिश में मुख्तलिफ दकीक इस्तिलाहात पढ़नी पड़े। ये लाजिम है कि हर बच्चे को बायो पढ़नी पड़े, कंप्यूटर पढ़ना पड़े। नहीं, उसका एक अपना इंटरेस्ट हो सकता है, वो एक अलग सी शख्सियत लेके पैदा हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारे इस मुल्क में आज के ज़माने में भी इस जदीद दौर में भी ना इन बातों के बारे में सोचा जाता है, ना बताया जाता है। बताने वाला भी कोई हो तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, इसलिए कि स्टेट की एक अपनी पॉलिसी है। आप लोगों को शऊर इतना ज़्यादा ना दे दें कि वो हुक्मरानों के गिरबान तक पहुँचे कि दिस इज़ ऑल्सो आवर राइट, ये भी हमारा हक है। आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम कौन से मुल्क का है? बता सकते हैं आप? फिनलैंड का है, फिनिश। और उसकी आबादी पता है कितनी है?
यही 50-60 लाख होगी, इससे ऊपर नहीं है। बस दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। 45 मिनट तक पीरियड होता है वहां पे, 15 मिनट के लिए बच्चों को छोड़ दिया जाता है, जाओ एंजॉय करो। यहां पे हम क्या करते हैं, सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक खुद भी पसीना बहा रहे होते हैं, बच्चों के भी पसीने निकल रहे होते हैं। जो चीज़ दाखिल नहीं होती वो है एजुकेशन। ऐसा ही होता है ना, या नहीं होता? हालांकि आपके अंदर इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, एंड आई मीन इट। मरी के बच्चों के अंदर मैंने हैरत अंगेज, बिकॉज मैं खुद मरी से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मरी के बच्चों के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं। वो जो कि पहाड़ के एनवायरनमेंट में रहते हैं, सख्त जान भी होते हैं, वो ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होते हैं, लेकिन ना हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आप और तो और आपके स्कूलों में, कॉलेजेस में जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको, ये बेटा आप ही के पेरेंट्स का पैसा होता है, जो गवर्नमेंट आपको देती है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं आप ही के पेरेंट्स का, पूरे पाकिस्तान का उसमें टैक्स का पैसा होता है। ये जितना भी जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है स्कूल में, एक शख्स से लेकर दूसरे शख्स तक, छोटे से लेकर प्रिंसिपल तक, हर कोई आपकी वजह से है। यहाँ पर आपसे मुराद इस कौम के बच्चों की वजह से, क्योंकि आपने आगे जाके अपने प्रैक्टिकल लाइफ में काम करने। एप्टीट्यूड के बाद एक बड़ी थियरी है ट्रेट्स थियरी, इसमें द बिग 5 है। अभी मैं कुछ मोटी मोटी बातें आपको पहले बताता हूँ, बिकॉज हमारे पास पहले टाइम मुख्तसर है। आज तक जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जब इंसान का इस्तक़सा किया, उसको एक्सप्लोर किया, उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया, उसके ऊपर रिसर्च की, तो जो चीज़ उनको मालूम हुई वो ये है कि 17वीं-18वीं सदी में एक साइकोलॉजिस्ट था कार्ल यूंग। कार्ल यूंग खुद मुतासिर था फ्रॉइड से। फ्रॉइड ने एक अपनी थियोरी पेश की थी जो इंसान के साइको एनालिसिस की थियोरी थी। इसको कहते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी, कि आपकी साइकी में क्या चीज़ें होती हैं। जिसको इड का नजरिया दिया, ईगो का दिया, सुपर ईगो का दिया, उसने कहा कॉन्शियस होता है, सबकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस होता है, ये आइडियाज दिए। फिर कार्ल यूंग ने उसके ऊपर काम किया। फिर 2 माँ बेटी थी, दे वर नॉट साइकोलॉजिस्ट, मायर्स ब्रिग्स एंड कैथरीन क्रुक ब्रिग्स। उन्होंने कहा जी इंसान की 16 तरह की 16 तरह की पर्सनैलिटीज होती है इंसान की, पूरी दुनिया में 16 तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं। फिर हार्वर्ड गार्डनर खुद एक साइकोलॉजिस्ट था, एजुकेटर था, उसने कहा जी 9 तरह की इंटेलिजेंस होती है इंसान में। कितने तरह की? 9 तरह की। कार्ल यूंग का जो ट्रेट थ्योरी थी वो थी द बिग 5। द बिग 5 में यह बताया जाता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी सलाहियतें होती हैं जो दूसरों में नहीं होती। मेरी बात समझ आ रही है? तो आप सब जितने बच्चे बैठे हो यहाँ पे, आपके अंदर कुछ ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं कि जो दूसरों में नहीं है, और दूसरों में वो हैं जो आप में नहीं है। और अगर हैं तो या तो कम है या ज्यादा है। अब इसमें बिहेवियर आपका होता है। अब हम इस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं जो द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। सबसे पहले बेटा अग्रीएबलनेस होता है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं कि उनको कोई एक्टिविटी, जैसे मेरे पास इस स्कूल में अगर सबसे पहला शख्स मौजूद है, सबसे पहला शख्स, अब इसमें यकीन जाने कोई लगी लिपटी नहीं है, नॉट बिकॉज इज माई फ्रेंड, नॉट बिकॉज इज माई कॉलीग। अग्रीएबलनेस, विलिंगनेस टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। सर वसीम को जानते हैं सारे? इस शख्स से कोई भी बात करिए, काम करना है, कोई राय नहीं है। अगर उसको सही लगेगा करना है तो बस करना है। तो मैंने मिसाल दी है, हमारे बाकी टीचर्स भी हैं माशाल्लाह। मैं उनकी मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि ये वो कामयाब तरीन लोगों की निशानी होती है जो प्रोएक्टिव होते हैं। उनको जो चीज़ सही लगती है उसको कर गुजरते हैं। देयर इज नो प्रोक्रेस्टिनेशन। कोई चीज़ों को मौखर करने का दाया उन्हें पाया ही नहीं जाता, जिस चीज़ को सही करना है टाइम पे। दूसरी जो सिफत है, अच्छा ये आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी सारे बच्चों ने मैथमेटिक्स में। ये नंबर लाइन ड्रा होती है, मिड में 0 है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, एंड इट नेवर एंड्स। ये कभी खत्म। एंड वी नो इन अलजेब्रा एंड थिंग्स लाइक दैट कि इसमें 0 से लेकर 1 तक इंफिनिटी होती है, ला तादाद, ला महदूद, ला मुतनाही सिलसिला होता है। एनीवेज, वो कहते हैं कि ये एक नंबर लाइन की तरह, इंटेंसिटी की तरह, कुछ लोगों में ये एग्रीएबलनेस कम होती है, कुछ में ऐसा नहीं होता कि किसी में बिल्कुल नहीं होती, कम या ज्यादा। यही वजह है कि आपको जब कोई काम दिया जाता है तो आप उसको लिंगर ऑन करते रहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, ये फेलियर की निशानी होती है। फेलियर।
कुछ लोगों में वो कहते हैं जी कॉन्शियसनेस होती है, केयरफुल होंगे, डिलीजेंट होंगे, सीरियस होंगे, अपने काम से काम रखने वाले होंगे। कुछ लोग बड़े ओपन माइंडेड होते हैं, ना इतने सीरियस होते हैं, ना इतने डिलीजेंट होते हैं, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो ओपन एंडेड चीज़ों को छोड़ देते हैं, मुअख्खर करते रहते हैं। ये बात की बात होता है ना, देखिए कि इंसान यार सबक देता हुआ ना तो याद करेगी, ऐसा ही होता है। ये भी आपकी फेलियर का बायस बनती है ये चीज़। कुछ कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ ठीक भी रहती है। मिसाल के तौर पर एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है, तनाज़ा खड़ा हो गया है किसी भी जगह पे, तो ये जो लोग होंगे ना कॉन्शियस, ये कहेंगे अभी इसको ख़त्म करना है, इतने सीरियस होंगे, कहेंगे बस अभी इसका सोल्यूशन चाहिए हमें। कुछ लोग दुनिया की कोई भी, ये याद रखना चीज़ अपने आप में जो नेगेटिव शुमार की जाती है वो सब्जेक्टिव होती है। बाज़ मैदान में नेगेटिव होती है, हर मैदान में नेगेटिव नहीं होती। इसका कोई फ़ायदा भी हो सकता है। जो ओपन एंडेड लोग होंगे वो कहेंगे चले यार फिलहाल मिट्टी डालो, इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो लोग होते हैं ना कॉन्शियस, ऐसे ही मैं आपको 16 टाइप्स पढ़ाते हुए बताऊंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थिंकर्स होते हैं, कुछ फीलर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं सेंसिबल होते हैं, कुछ में इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब जो फीलर्स होते हैं ना, फीलर्स वो क्या करते हैं, अगर दो लोगों का अगर आपस में तनाज़ा पैदा हो गया है, वो फील कर जाते हैं, उनमें एम्पैथी होती है। वो कहते हैं यार फिलहाल मिट्टी डालो, आपस में भाई भाई बन जाओ, बस आराम से रहो। जो थिंकर होगा ना वो कहेगा कि नहीं मुझे बताओ मसला क्या हुआ था, इधर से सुनेगा उधर से सुनेगा, उसकी सूरत में मजीद मामला ख़राब हो जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो तीसरी चीज़ थी वो थी एक्स्ट्रावर्जन। कुछ लोग मेरी तरह के होते हैं, बाज़ मामलाते हैं, लेकिन मेरे अंदर एक ब्लेंड है, मैं एक्स्ट्रोवर्ट भी हूँ, इंट्रोवर्ट भी हूँ। अब एक्स्ट्रोवर्टेडनेस एंड इंट्रोवर्टेडनेस क्या चीज़ होती है। कुछ लोग अपने घर में रहना पसंद करते हैं। आप में से कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ज़्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करते? ये शायर, फलसफी, साइंटिस्ट किस्म के लोग जो होते हैं अपनी ही दुनिया में, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि एक्स्ट्रोवर्ट जो लोग होते हैं ना, जो बाहर की दुनिया में खुश रहते हैं, कहते हैं यार कोई गपशप करने वाला नहीं, आए ना जरा बाहर निकलते हैं, किसी से गपशप कर लें। ऐसे लोगों की ये बाहर की दुनिया होती है। इंट्रोवर्ट लोगों की अपनी अंदर एक दुनिया होती है, उनके अंदर कुछ अपनी कहानियाँ चल रही होती हैं, पता नहीं कितनी दुनियाएं उन्होंने वहाँ पे वजूद पजीर की होती हैं। तो एक्स्ट्रावर्जन का मतलब यह है कि टेंडेंसी टू बी सोशलाइज्ड एंड कोर्डियल, सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं, खलवत में तन्हाई में गोशा नशीन होकर नहीं रह सकते। लेकिन इसी को नंबर लाइन के इस साइड पे लाएं तो क्या बन जाती है जी, वर्सेस बामुकाबला इंट्रोवर्टेडनेस। इंट्रोवर्ट्स होते हैं अपने घर में रहेगा, अबू नाराज हो रहे हैं, मैं तो बहुत सोशल आदमी ऐसे बड़ा पुत्र किया जावा ना, किसी साथ मिलना ना गपशप करना, और वो सोचते हैं कि ये इसकी कोई खामी है। वो उसको कहेंगे कि यार मैं मेरा एक मुकाम है माशरे में, हो सकता है कोई पॉलिटिशियन हो, कोई सियासतदान हो, कोई सरगर्म रुकन हो, लेकिन उसका बेटा हो गया पता नहीं हो किस पर गायर हो, ना किसी ना मिलना ना गप करना। तो असल में उनको पता नहीं होता ये उसके अंदर इंट्रोवर्टेडनेस होती है, उसके अंदर पहले से ये चीज़ दे के पैदा की गई होती है। फिर होता है बेटा ओपननेस, ओपन माइंडेड, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, क्यूरियस, तजस्सुस होगा ये चीज़ कहाँ से आई, कहाँ से निकली, कब पैदा हुई, सबसे पहले इसको किसने इस्तेमाल किया। मेरी बातें समझ आ रही नहीं आ रही? आसान है ना? अच्छा, कुछ लोग होते हैं बड़े नैरो माइंडेड लोग होते हैं, बस जो पढ़ लिया वही ठीक है। और ये याद रखिएगा, ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से कोई एक भी ऐसी नहीं है जो नेगेटिव उस तरह से हो जिस तरह आप समझ रहे हैं। नहीं, बाज़ चीज़ें बाज़ मामला में ठीक। मिसाल के तौर पर ओपन माइंडेडनेस का मतलब क्या है? मैं यहाँ पे खड़े होकर आपसे कहूँगा बेटा अल्लाह ताला को मानते हो? दलाइल दो। ये है ओपन माइंडेडनेस। कुछ लोग नैरो माइंडेडनेस होते हैं, कहते हैं नहीं 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 तस्तगफिरुल्लाह। तो क्या हाल है जी, समझ आ रही है? जैसे मैं क्लास में कहा करता हूँ ना, सवाल उठाना सीखो, इसलिए कि इस तरह के कॉन्सेप्ट में जब तक आप सवाल नहीं उठाएंगे, इसका मतलब यह कि आप डर रहे हैं कि कहीं जो मैं मान रहा हूं वो गलत ना साबित हो जाए। ऐसा ही है ना ओपन माइंडेडनेस, ट्रेट ऑफ बीइंग ओपन, ओपन माइंडेडनेस, इमेजिनेटिव। कुछ बच्चे क्लास में बैठे होते हैं बड़े इमेजिनेटिव होते हैं, कुछ होते हैं कहते हैं नहीं सर जितना बस पढ़ा हुआ है ना सर बस और नहीं पढ़ना, कहते हैं ना। कुछ होते हैं ज़ोहेब जैसे, कहते सर इस सवाल का जवाब देते हैं, इसके सवाल नहीं खत्म होते। एंड इट्स नॉट जस्ट ज़ोहेब, इस तरह के कई बच्चे होते हैं, असल में उनका पोटेंशियल खुल के सामने नहीं आया होता ना। हमने उनसे, जैसे हुज़ैम है, हुज़ैम ने कल एक इतनी प्यारी बात की है कि यकीन जाने वो मेरे ज़हन में नहीं थी। मैं आपसे लिटरली कह रहा हूँ, हम टीचर्स को बाज़ औक़ात वो चीज़ें मालूम आपकी वजह से हो जाती हैं जो हमें नहीं मालूम होती, हमारे इल्म में आपकी वजह से इजाफा हो रहा होता है। अच्छा, न्यूरोटिसिज्म ये अलबत्ता एक नेगेटिव चीज़ है इन सब में।
न्यूरोटिज्म क्या है? नर्वस हो जाना, नाराज होके बैठ जाना, फलां मौके पे मुझे इस तरह इनवाइट क्यों नहीं किया, फलां मौके पे मुझे प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया गया। इसमें सबसे पहले अना आती है, मैं। इसकी ऑपोजिट साइड पे जो लोग डेवलपमेंट करने वाले होते हैं, तरक्की करने वाले, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, वो क्या कहते हैं? नहीं, टीम असल चीज है, टीम स्पिरिट होना चाहिए। अगर स्कूल का रुकन मैं हूं तो स्कूल का रुकन कारी साहब भी हैं, अदील साहब भी हैं, हारिस साहब भी हैं, आकिब साहब भी हैं, अफजाल भी है। हम सारे इस स्कूल के अरकान हैं, इसके मेंबर हैं। लेकिन अगर मैं मेरे अंदर न्यूरोटिसिज्म होगा तो मैं कहूंगा नहीं, वन मैन शो, मैं असल मेरा बोलबाला होना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं जी? इनमें एंड्योरेंस पावर टू परफॉर्म अंडर प्रेशर, मतलब अंडर प्रेशर हो जाते हैं ये लोग, और इनमें एंड्योरेंस भी उस तरह की नहीं होती। अब हम जाते हैं जी पर्सनैलिटी टाइप पे। ये पहले मैं आपको इंसान के बारे में बता रहा हूं कि आप और मैं जो कि इंसान हैं, हम अपने जहन को समझ रहे हैं, अपने जिस्म को समझ रहे हैं, अपने नफ्स को समझ रहे हैं कि हमारे अंदर असल में क्या क्या है। हमें चूंकि इस क्या का जब तक मालूम नहीं होता, इल्म नहीं होता, तब तक हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर क्या कहते हैं बड़े होकर? मैं तो बहुत कुछ कर सकता था, टीचर ने कहा था कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकेगा। तो टीचर की बात क्यों मानी थी? अपना दिमाग नहीं था। अपने आप से सवाल करते मेरे अंदर क्या था। ये समझ लो, कोई कुछ कहता रहे, जो तुम में है वो किसी में नहीं है। एंड आई लिटरली मीन इट, कि जो तुम में है वो किसी में नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं ना, जो तुम में है वो किसी में नहीं, सुना है ना, वो इस पे पूरा उतरता है। अच्छा, द इंडिकेटर्स ऑफ ईच कैटेगरी आर डाइकोटमीज, एंड दे आर डाइकोटमीज क्या होती हैं? दो मुख्तलिफ अपोजिट बातें होती हैं। अब इनको हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये 8 चीजें होती हैं जिनकी बुनियाद पर 4-4 के कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो 4 4s are 16 हो जाते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा पर्सनैलिटी टाइप्स क्या होती है। इंट्रोवर्जन समझ आ गई है? घर में बैठे रहना, सुस्त रहना, और किसी से बात ना करना, गोशा नशीन हो जाना, अपनी दुनिया में मगन रहना। एंड याद रहे, इनमें से कोई एक चीज भी नेगेटिव नहीं है। इंट्रोवर्जन के बाद इसके बमुकाबिल होती है एक्सट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्जन, इसको कहते हैं बाहर की दुनिया में घुल मिल जाना, सोशलाइज हो जाना। फिर बेटा होता है सेंसिंग। इसके लिए इंडिकेटर्स यूज होते हैं, कुछ लेटर्स SI। मैं हमारे इंतहाई ऑनरेबल, हमारे मेहमान, हमारे टीम का हिस्सा, हमारे स्कूल में कम बेश 32-33 साल तक सर्विस, क्योंकि इनका अपना आबाई इलाका भी है और आजकल ये ट्रांसफ़र हो चुके हैं पिंडी में। अरशद अब्बासी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ, क्लैप कर देने के लिए। बेटा ये दो के बाद सेंसिंग होता है। कुछ लोग सेंस कर जाते हैं और कुछ में इंट्यूशन होता है। सेंसिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे कई बच्चे ऐसे बैठे होंगे जो मेरी बात को ना सेंसिबली ले रहे होंगे, कुछ इंफॉर्मेशन को देखेंगे, यहाँ से ये चीज़ सही लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है, बोल कैसे रहे हैं, ये सेंस होता है। हालात व वाक़यात का जायज़ा लेकर फैसला करना। कुछ लोग होते हैं इंट्यूशन होती है उनमें। मिसाल के तौर पर जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ मुझे नहीं मालूम, दुनिया में करोड़ों लोगों को मालूम है जिन्होंने इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है। इंटरनेट पे हज़ारों किताबें पढ़ी हुई हैं, हज़ारों स्पीकर्स आपको ये बातें बता देंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कहेंगे छोड़ें जी, करियर काउंसलिंग सेशन में जाके क्या करना है हमने, हम अपने घर में बैठ के बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये इस तरह के लोग होते हैं जिनमें इंट्यूशन हो सकती है। ये अपने अंदर झांकते हैं तो इनको बाज़ औक़ात, जिसको कहते हैं ना अपने अंदर झांती मारना, गौर करके देखें तो आपके अंदर क्या क्या चीज़ दी गई है। आंखें बंद करके, लाइट ऑफ करके, अंधेरा करके, चारपाई पे लेट के सोचें तो आपको अपने बारे में वो मालूमात खुद से हासिल हो जाएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। इसलिए कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात क्यों है? इसलिए कि इंसान को इस्तरारी इल्म दिया गया, रिफ्लेक्सिव नॉलेज दिया गया, इंट्यूशन दिया गया। ये मादा पीरियोडिक टेबल किन किन बच्चों ने पढ़ा हुआ है? पीरियोडिक टेबल, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई एक भी चीज़ इनमें ऐसा कंस्टिट्यूएंट नहीं है जो पीरियोडिक टेबल में ना हो। दीवार के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, कुछ इसके अंदर हैं, कुछ इस माइक के अंदर हैं, कुछ मेरे अंदर हैं। हम सब मादा हैं, मैटर हैं, मैटर से मिलके बने हैं। हमारा इम्तियाज़ क्या है? हम क्यों अशरफुल मखलूक़ात हैं? ऐसी कौन सी बखरी चीज़ें हमारे अंदर जो हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाती है? इस मादे को अल्लाह ताला ने एक निज़ाम में ढाला। जो एथियस्ट कहते हैं ना, मुल्हिद, कि खुदा कोई नहीं है, कायनात खुद ब खुद चल रही है। हमारा उनसे ये सवाल होता है कि मादा, ये मादा है ना, मैं जैसे चाहूँ इसको चलाऊँ, ये खुद ब खुद क्यों नहीं बन जाता?
प्रोबेबिलिटी में ऐसा क्यों नहीं होता कि मेरे आंख की जगह नाक लग जाए, नाक की जगह मेरे होंठ लग जाए? ऐसा नहीं होता। तो एक नज़म में कैसे आता है ये मादा? नज़म में आ गया। अगली बात मैं आपको बताऊं, मुझे ये लग रहा है कि कुछ अरसे में इंसान जिंदगी को भी पैदा कर लेगा। आपको ये बात अजीब सी लगेगी, जिंदगी को पैदा कर लेगा। ऐसी हो सकता है कोई ऑर्गन्स बना ले जो खुद से उनमें जिंदगी हो, लेकिन जिंदगी तो बहुत सी चीज़ों में होती है। पेड़ पौधों में भी जिंदगी है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात इसलिए है कि अल्लाह ताला ने उसमें अपनी रूह फूंकी है। वो एक नफ्स है, उसके अंदर एक नफ्स है जिसको मसूल ठहराया जाता है, और रूह के ऊपर शऊर, और फिर शऊर का भी शऊर। ये वो शऊर का शऊर है जो आप जब लेट के सोचते हैं अपने बारे में, जो शऊर मुझे पहले से हासिल है उसको मैंने अपने शऊर से फाइंड करना है, तो वो शऊर का शऊर होता है। इस वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात है कि वो अल्लाह ताला का भी शऊर हासिल कर लेता है, अपने बनाने वाले का, अपने क्रिएटर का भी इल्म हासिल कर लेता है जब अपने अंदर झांकी मारता है। अच्छा जी, अनफ थिंकिंग। कुछ लोग थिंकर्स होते हैं और कुछ फीलर्स होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आपके अम्मी अब्बू की लड़ाई हो गई है, कभी हुई है? वैसे अम्मी अब्बू लड़ते हैं आपके? नहीं, बड़े अच्छे बच्चे हैं ना। अच्छा, आपके अम्मी अब्बू की लड़ाई हो गई है। बाज़ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे वजह क्या है, बाज़ फील कर जाएंगे, फीलर्स होंगे, या एक की तरफ हो जाएंगे या दूसरे की तरफ, और अक्सर बच्चे माओ की तरफ ज़्यादा मुंसलिक हो जाए, होता है ना ऐसा। तो थिंकर्स और फीलर्स होते हैं जी लोग। फिर अगली डाइकोटमी होती है जजर्स एंड परसीवर्स। कुछ लोग जज करते हैं, कुछ लोग पहले परसीव करते हैं, अपने परसेप्शन को यूज़ करते हुए हालात व वाक़यात का जायज़ा लेकर, और फिर फैसला देते हैं। कुछ होते हैं जज कर लेते हैं खुद से ही, उनके अंदर पहले से इतना इल्म मौजूद होता है जिसकी बुनियाद पर वो जज कर लेते हैं। जैसे मैं आपके चेहरों को देख के जज कर सकता हूं कि आपके जहन में क्या चल रहा है। बताऊं? सबके सामने नहीं बताया। अच्छा, 16 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में बेटा सबसे पहला होता है इंस्पेक्टर पर्सनैलिटी। कौन सी पर्सनैलिटी? इंस्पेक्टर। ये है ISTJ। ये नजर आ रहा होगा आपको। I से इंट्रोवर्जन बना, S से सेंस बना, T से थिंकिंग बना, और J से जजमेंट बना। ये पहली पर्सनैलिटी होती है। दूसरा द काउंसलर, जो अभी काम मैं कर रहा हूं। काउंसलर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं। इनमें इंट्रोवर्टेडनेस होती है, इंट्यूशन होता है, फीलिंग होती है, जजिंग होती है। कुछ लोग मास्टर माइंड होते हैं 16 पर्सनैलिटीज में से। ये इंट्यूशन होती है, इंट्रोवर्टेडनेस होती है, इंट्यूशन होता है, थिंकर्स होते हैं, और जजेस होते हैं। मैं इन सबको पढ़ूंगा नहीं, स्लाइड्स आपके पास मौजूद होंगी, वीडियो में भी हम लगा देंगे, और बच्चों को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आपको लिखवा भी दी जाएंगी ये सारी पर्सनैलिटीज। बहरहाल मैं इनके नाम पर देता हूँ। द गिवर पर्सनैलिटी होती है जो देता है जी। ये नहीं कि इसकी सूरत में मुझे क्या मिलेगा, मी क्या देसो, नहीं, देना है, देना है। क्यों देना है? भिखारी को कभी देखा है? भिखारी को उसको कभी देते हुए देखा? लेता है, लेता ही रहता है, मौत तक लेता रहता है। वो देता नहीं है, उसमें देने का दायरा ही नहीं होता। वो लेता है, लेता है, लेता है, लेता है, और लेता ही रहता है। गिवर्स होते हैं, ये इनके माइंड का स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड होता है। ये कहते हैं जितना इल्म मेरे पास है मैं जितना शेयर करूंगा बढ़ता जाएगा। बाज़ बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके नंबर ज्यादा आते हैं, आपने देखा होगा वो बातें बताते नहीं है, नहीं बताते। फिर ये भी नहीं बताते कि मैंने पढ़ा था, कहते हैं यार मैंने तो तैयारी ही नहीं की। रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वो टॉप पे जा रहे हैं। मतलब ये है कि वो गिवर नहीं है। ये फिलैंथ्रोपिस्ट जैसे बिल गेट्स है, दुनिया को दे रहे हैं जी, खुद कमा भी रहे हैं, दुनिया को दे भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं, इररिस्पेक्टिव एंड रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। कौन सा उनका मजहब है, कौन सा नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें। पांचवी क्राफ्ट्समैन होते हैं जी। ये तख्लीककार लोग होते हैं, इनमें तख्लीक होती है। ये ऐसे ऐसे आइडियाज आपको दे देंगे, ऐसे ऐसे मैन्यूवर्स इनके पास होंगे, ऐसे इनके पास जिद्दत पसंदी होगी, इनोवेशन होगी। इनमें कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स होंगे, कुछ क्रिएटर्स होंगे, कुछ आपको साइंटिस्ट मिलेंगे, फलसफी मिलेंगे। ये क्राफ्ट्समैन होते हैं। कुछ प्रोवाइडर होते हैं, जो उनके पास है वो सबका है, वो सिर्फ उनका नहीं है, वो सबका है। मेरे पास जो है वो तुम्हारा भी है, आओ मिलके शेयर कर लेते हैं। आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट लोग अपनी दुनिया में रहते हैं। ये दुनिया आइडियलिज्म पे नहीं चलती। आपके फलसफे बहुत अच्छे होंगे, यही वजह है कि एक साइंटिस्ट कभी वजीर आजम नहीं बन सकता, एक फलसफी कभी मिनिस्टर नहीं बन सकता, इसलिए कि उसकी बातें तो बहुत अच्छी होंगी, लेकिन दुनिया आइडियलिज्म पे नहीं चलती, रियलिज्म पे चलती है। झूठ बोलोगे तो काम बनेगा। अगली बात बताऊं, सिगमंड फ्रॉइड जिसका मैंने जिक्र किया, वो कहता है कि इंसान झूठ बोले बगैर कामयाब हो ही नहीं सकता। वो सही कहता है गलत कहता है, साइड पर रख दे। वो कहता है
कि हर इंसान दुनिया का झूठ बोलता है। मैं आपको अगली बात बताऊं, झूठ हमेशा गलत नहीं होता। दो लोगों को राजी करने के लिए भी आपको झूठ बोलना पड़ता है एक हद तक। द परफॉर्मर, परफॉर्म करने वाले जी बैठे रहे, सड़े नहीं रहेंगे, उठेंगे, परफॉर्म करेंगे। जैसे ही कहा जाएगा बेटा वॉलंटरीली बताएं कौन काम करेगा, फौरन हाथ खड़ा करेंगे, सामने आ जाएंगे। जैसे सुबह आए थे, देखा था ना, आ जाएंगे सर, मैं काम करूंगा सर। ये बच्चे खड़े नजर आ रहे हैं आपको, जोर से इनके लिए क्लैप करने, शाबाश। आवाज नहीं आ रही। ये परफॉर्मर्स होते हैं, ये बैठे नहीं रहते। एक बात यहां पे मैं क्लियर कर दूं, मेरी क्लास 9th A आर्ट्स, बाज़ बच्चों को मेरी बातें बुरी लगती होंगी, मेरी तबीयत में बाज़ औक़ात सख्ती भी होती है, उसके लिए मैं आपसे माज़रत भी करना चाहूँगा। इसलिए कि आपके पास एक पूरा मुआशरा बैठा होता है। ऐसे बेटा यहाँ से आप सीट्स दें इनको, पीछे चले जाएं। नहीं, एक ही रो, बस एक रो काफ़ी है, आप पीछे चले जाएं। भरा होगी, बस जल्दी से प्लीज़, जल्दी से। अच्छा, मैं आपको एक लतीफ़ा सुना देता हूं जी, हो सकता है आप थोड़ा बोर हो रहे हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, एक लतीफ़ा सुनाता हूं। एक बंदे की टोपी छीन के ले गया बंदर। थोड़ा सा पहाड़ी में सुनाऊंगा ना, समझ आए, मजा भी है। एक शख्स की टोपी बंदर ले गया और जाके दरख्त पे बैठ गया। तो ये बंदर की एक टाइप होती है बैबून। बैबून वो होता है जो इंसान की नकल करता है। तो उस इंसान ने सुन रखा था कि इसने मेरी टोपी ली है तो मैं अपनी टोपी उतार के फेंकूंगा तो ये भी नीचे फेंक देगा। इसने अपनी टोपी उतार के फेंकी ना, बंदर ने ले ली, वापस नहीं दी। इसने कहा मिकी अभी और दस सके बंदर इंसान नहीं नकल करना। बंदर कहता है कि तू क्या सोचने असें आप होंगे ना दसिया। एनी हाउ, ये तो खैर एक चुटकुला था ताकि आप थोड़ा रिफ्रेश हो जाएं। परफॉर्मर के बाद चैंपियन होते हैं जी। शाहिद अफरीदी है, रोमन रेंज है, रोनाल्डो है, ये चैंपियन लोग होते हैं। उसके बाबर आजम है जी, बाबर आजम है, रिजवान है, और बहुत से नाम है आपके पास। सेथ रॉलिंस है, जॉन सीना है, रोमन रेंज, कुछ भी आप कह सकते हैं जो आपका फेवरेट है। डूअर होते हैं, एक्शन करने वाले होते हैं, बैठे नहीं रहते। सुपरवाइजर्स होते हैं जी, कमांडर होता है, थिंकर होता है और नर्चरर होता है। आप ये इनके बारे में इंशाल्लाह आपको बताते भी रहेंगे। और ये एक चीज़ मैं और अनाउंस कर दूं कि ये कैरियर काउंसलिंग सेशन कोई कैरियर नहीं होता, कोई सेशन इसका मतलब नहीं होता कि आपकी काउंसलिंग हो गई है। ये सिर्फ आपको बुनियादी मालूमात दी जा रही है, टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी, कि इंसान, आपके जो बच्चे हैं, हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। काउंसलिंग आपकी होगी, एक एक बच्चे को सामने बिठाकर हम टीचर्स का पैनल बैठेगा, आपके इंटरेस्ट को जज करेंगे, आपके टेस्ट लेंगे, फिजिकल टेस्ट लेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे आपके, फिर आपको बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए मौजू है। और वो सिर्फ बताने की हद तक होगा, मशवरा होगा, फैसला आपने खुद करना है। एनी हाउ, इमोशनल डोमेन में आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। ये नजर आ रहा है, सब नजर आ रहा है? ये आपके ब्रेन है पूरा, ये फ्रंटल लोब है आपकी, 4 लोब्स होती हैं आपकी। ये यहाँ पे फ्रंटल लोब होती है आपकी, ये होती है आपकी टेम्पोरल लोब, ये होती है आपकी पैराइटल लोब। टेम्पोरल ये होती है पैराइटल लोब, ये होती है ऑक्सीपिटल लोब, ये ब्रेन स्टेम होता है, इसमें गैंग्लिया आता है नीचे। मैं बता देता हूं, ये प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होता है, अटेंशन होती है इसमें, तवज्जो यहां पे पाई जाती है जहन के, फैसला यहां से करता है इंसान। स्पीच इस माइंड के बिल्कुल मिड में होती है। अगर इस ब्रेन का ये वाला हिस्सा अगर डैमेज हो जाए तो आपको अफेजा हो सकता है, वर्निक्स अफेजा, इसमें डिफरेंट अफेजास होते हैं। ये मूवमेंट है, आप जब मूव कर रहे होते हैं, यहां से वहां गए, क्रिकेट खेली आपने, आपके जहन का ये वाला हिस्सा यूज हो रहा होता है, ये ऊपर वाला। मैं यहां पे खड़े हो जाऊं तो इसको समझो कि ये जहन इस तरह से है, समझ आ रही है? यहां पे आपका टच, फीलिंग, सेंसरी मोशन होता है, आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं आपके। यहां पे आपका टेस्ट पाया जाता है, यहां पे हियरिंग होती है, यहां पे आपकी आंखों की जो आपकी रेटिना होती है वहां पे जाके ये फोकस करती है, ये आपका विजन होता है। और यहाँ पे मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, हार्ट रेट आपका होता है, ब्रीदिंग होती है। एंड वी नो ऑल दैट के हमारे पास कुछ जिसको आप कहते हैं हुदूदें होती हैं और वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं।
को 8-9 तरह की, जैसे आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, आपके सेबेशियस ग्लैंड्स हो गए जिसकी वजह से आपको पसीना आता है, आंसू आते हैं, दिस एंड दैट। तो ये सारा आपका ब्रेन है, असल में सारी गेम इसकी होती है। ये दुनिया में आपको जितनी भी तरक्की नजर आ रही है इसकी वजह से नजर आ रही है, ये ब्रेन है। इसमें आपका फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो आपके जहन में पाया जाता है, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जो रीढ़ की हड्डी से नीचे तक आता है, और फिर स्किन के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी देता चलूं कि अभी आप सब लोग मुझे देख रहे हैं ना, आप यकीन जाने अगर आपके दिमाग को बीच में से निकाल दिया जाए तो मैं आपको उल्टा नजर आ रहा हूं, मैं आपको उल्टा नजर आ रहा हूं। आपकी आंखें 100% मुझे उल्टा देख रही है। ये आपका दिमाग है जो आपको फिर कोड को डिकोड करता है, बताता है नहीं बंदा सीधा खड़ा है। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। ये माइंड के 2 हिस्से होते हैं जी, एक फिजिकल ब्रेन है आपका, इसको ब्रेन कहते हैं, दिमाग कहते हैं। एक इसका फंक्शन होता है जिसको हम माइंड कहते हैं या उसको हम जहन कहते हैं, राइट। ये होता है 2 टर्म सीख लें। इंसानी जहन 86 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। कितने मिलियन? 86 बिलियन, 86 अरब न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। इन न्यूरॉन्स का आपस में रिलेशन होता है, सिनैप्स एक पाया जाता है जो आपके न्यूरॉन्स के दरमियान एक कम्युनिकेशन का। ये न्यूरोजेनेसिस क्या होता है? शुरू में ये समझा जाता था कि आपके न्यूरॉन जितने हैं लाइफ भर उतने ही रहते हैं, कम होते रहते हैं, ज्यादा नहीं होते। आज की साइंस साबित कर रही है कि न्यूरोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है। न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, जेनेसिस पैदा होना, न्यूरॉन्स बनते रहते हैं। सोते हैं तो न्यूरॉन्स बनते हैं, वॉक करते हैं, मूवमेंट करते हैं, न्यूरॉन्स बनते हैं, बीमारियां दूर होती हैं। सोचते हैं, न्यूरॉन्स बनते हैं। यही वजह है जो लोग बैठे रहते हैं, सड़े रहते हैं, बीमारियां भी ज्यादा, परेशानियां भी ज्यादा। मूव करना शुरू कर दो, भागना शुरू कर दो। न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या है कि न्यूरॉन्स अकेले में काम नहीं कर रहे, बीच में कोऑर्डिनेशन है, रिलेशन पाया जाता है, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तब आपको बात की समझ आती है। एक स्लाइड पीछे लीजिए। अच्छा, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स पे था, नहीं आगे चले गए यहाँ, बस ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, एंडोर्फिन्स, एपिनेफ्रिन, गाबा, सेरोटोनिन। ये डोपामिन क्या होता है, बाकियों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। डोपामिन ये होता है कि आप कोई भी काम करते हैं जिसको आपको खुशी फील होती है, मुसर्रत फील होती है, लज्जत फील होती है, लुत्फ आता है, वो इस डोपामिन की वजह से होता है। डोपामिन अगर आपके माइंड में ना पाई जाए आप किसी खुशी को, लज्जत को महसूस ही नहीं कर सकते। तो ये आपका माइंड है। क्यों कहा जाता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? ये चीजें हैं, और ये आज तक की दुनिया की चीजें हैं, आज तक की दुनिया की। दुनिया में सितारे, चांद, सूरज, पेड़ पौधे, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं आसमानी दुनिया में, मैंने क्लास में बताया था ना, इस हॉल के 100 हिस्से करो, 100 में से 1 हिस्से को लो, 1 के 1 खरब हिस्से करो, 1 खरबवा जो हिस्सा होगा उसमें कायनात भरी हुई है, बाकी सारी खाली है। एनी हाउ, ये आपके माइंड में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो आपके मूड स्विंगिंग का, मेटाबॉलिज्म का, खाना कैसे हजम करना है, सर्केडियन रिदम है, सोना कब है, जागना कब है, एक्टिवेट कैसे करना है अपने आप को, ये सारा काम कर रहे होते हैं। असल में सारी गेम इमोशंस की, मूवमेंट की, मेटाबॉलिज्म की, आपकी बॉडी फंक्शंस की, यही न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स कर रहे होते हैं। इनमें स्लाइट डिफरेंस होता है, लेकिन असल गेम बीच में नहीं की होती है। जहन में बेटा कॉन्शियस होता है, शऊर, सब कॉन्शियस, तख्त शऊर एंड अनकॉन्शियस, ला शऊर। आप अभी कुछ बच्चे कॉन्शियसली मुझे सुन रहे हैं, कुछ का अनकॉन्शियस है। जैसे यहाँ से बाहर से गाड़ी गुजर रही हो, उसकी भी आपको आवाज़ आएगी लेकिन आपकी तवज्जो नहीं होगी। जब पूछा जाएगा कि बाहर से क्या जा रहा है, आप कहेंगे गाड़ी जा रही है। इसका मतलब कि कुछ चीज़ों को आप लिसन कर रहे होते हैं, कुछ को सिर्फ हियरिंग कर रहे होते हैं। आपके जहन को जैसे ही आप इस सब कॉन्शियस को कॉन्शियस में उठा के लेके आते हैं, एक्टिवली सुनते हैं, चीज़ को समझते हैं, आपका माइंड एक्टिवेट हो जाता है। फिर ये मुख्तलिफ टर्म्स, इसमें इड है, सुपर ईगो है, ईगो है। इसको थोड़ा देर के लिए हम, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ मेमोरी और इसकी टाइप्स कौन सी होती है। याददाश्त, सर चीज़ें याद नहीं होती, मैं तो बहुत कोशिश की है लेकिन मुझे सबक याद नहीं हुआ, कहते हैं ना, क्या वजह होता है इसकी? आपकी मेमोरी की 2 टाइप्स होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ सेकंड्स तक होता है, जहन में निकल जाता है पूरा कॉन्सेप्ट। घर में जाके मैं क्यों कहा करता हूँ हमेशा अपनी क्लास में, पढ़ाने वाला आइंस्टाइन हो, पढ़ने वाला न्यूटन हो, जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी हो, घर जाके रिपीट नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट जहन से निकल जाएगा। आज के एजुकेशनिस्ट ये साबित करते हैं कि 90% ऑफ द लेक्चर दैट यू हैव लर्नड इन द स्कूल इज निग्लेक्टेड, इज फॉरगेटेड द टाइम व्हेन यू अराइव होम।
unless you repeat it. लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? जब आप सो रहे होते हैं तो ज़हन में जो ऑलरेडी चीज़ें होती हैं वो आपके माइंड में जा रही होती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में सोते हुए पहले ये समझा जाता था कि इंसान का जहन सोते हुए काम नहीं करता। ये 2-3 पाउंड का जो आपका जहन होता है ये सोते हुए बहुत तेज़ काम कर रहा होता है, हमें मालूम नहीं होता। ये वजह है कि हम ख्वाब देख रहे होते हैं और वो ख्वाब हमें तैयार कर रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके पास एक्सप्लिसिट मेमोरी है, इम्प्लिसिट मेमोरी है। मैं बताता हूँ, एक्सप्लिसिट वो है जो मख्फी है, नज़र नहीं आती। इम्प्लिसिट कौन सी है? जो नज़र आती है। एपिसोडिक मेमोरी है, इवेंट्स हुए हैं। मैं बचपन में मेरे साथ ये हादसा पेश आया था, ये वाक़या हुआ था। हमारा स्कूलों में जितनी भी मेमोरी टाइप यूज़ होती है ना वो ये वाली होती है। सीमेंटिक वर्ड्स, अल्फाज मानी, कॉन्सेप्ट्स, मैथ स्किल्स, ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। इवेंट्स, जब तक इवेंट्स रिलेट नहीं करेंगे मेमोरी के साथ, और इवेंट्स कौन से? जिनमें जज्बात नहीं होंगे, चीज़ों की समझ प्रॉपर नहीं आ सकती। प्राइमिंग क्या होता है? मैंने जैसे ही लफ्ज़ सुना बकरी, मेरे जहन में फ़ौरन से जानवर का कॉन्सेप्ट आ गया कि ये जानवर होता है। दैट इज़ कॉल्ड प्राइमिंग मेमोरी। फिर होती है प्रोसीजरल मेमोरी। आपने कभी किसी पागल को देखा है? इनसेन चला, एक बच्चा है बेचारा यहाँ बाहर बाजार में बैठा रहता है, वो हर वक्त यूं करता रहता है। देखा है? किसने देखा है? दिस इज प्रोसीजरल मेमोरी। जो प्रोसीजर उसने सीखा हुआ है वो परफॉर्म कर रहा है, उसका जहन काम नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी अगर इंसान पागल हो जाए, पागल इंसान को भी गाड़ी चलाने के लिए दोगे ना, अगर उसने माजी में सीखी होगी वो चलाना शुरू कर देगा। ये प्रोसीजरल मेमोरी इंसान को भूलती नहीं है। और मेमोरी को तेज़ करने के, मेमोरी को शार्प करने के बहुत से तरीके होते हैं। उनमें एक ये भी होता है कि आप रेपिटिशन होती है, चीज़ों का बार बार इयादा करते हैं, उनको समझते हैं, उन पर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। अजान तो नहीं हो रही ना अभी? अच्छा, टाइम क्या हुआ है? अभी टाइम है, 12:30 तक जा सकते हैं। अच्छा, मैं 10-15 मिनट और आपके लूँगा। असल मौजू की तरफ आता हूँ कि ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई हैं। प्रोफेशंस होते हैं मुख्तलिफ तरह के। मैंने जब आपसे पूछा कि आर्मी कौन कौन ज्वाइन करना चाह रहा होता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी ये रिसर्च है, मेरा ये थीसिस है। बेटा, हम आर्मी का नाम यकीन जाने देखा देखी में ले रहे होते हैं। वी डोंट नो एनीथिंग आर्मी अबाउट आर्मी। हमें आर्मी के बारे में, हमें नेवी के बारे में, एयरफोर्स के बारे में कुछ नहीं मालूम होता। मैं ये नहीं कहता किसी को नहीं होता, 2-3-4% लोग होते होंगे जिनको मिशन होता है लाइफ का, लेकिन हम देखा देखी में कह रहे होते हैं। हम में सोल्जर वाली कोई खासियत होती ही नहीं है सिरे से। और ये लाजिम भी नहीं होता हर इंसान आर्मी ऑफिसर बन जाए, सोल्जर बन जाए। इसलिए कि 90 साल तक गोरों ने हमारे ऊपर हुकूमत की है। वो जब अपने म्यूल्स पे, खच्चरों पे, घोड़ों पे शाहाना तरीके से निकला करते थे। जर्नल आए जी, कर्नल साहब आ गए, किसी मीटिंग में अगर कोई मेजर साहब चले जाएं, सूबेदार ही मन चला जाए, सूबेदार साहब आए नहीं जी। क्यों? क्योंकि वो एक धाक बिठाई हुई थी गोरे ने हमारे जहन के ऊपर। तो सारे आर्मी की तरफ, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बात है, मुल्क को कौम की खिदमत करते हैं, लेकिन और भी मैदान है। एनी हाउ, ये आपके बेटा लोब्स में। अब हम जा रहे हैं आगे। ये 9 तरह की इंटेलिजेंस होती है: इंट्रापर्सनल, स्पेशल, नेचुरलिस्टिक, म्यूजिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, एग्जिस्टेंशियल, इंटरपर्सनल, बॉडीली किनेस्थेटिक एंड लिंग्विस्टिक। कुछ लोग लैंग्वेज के माहिर होते हैं, लैंग्वेज के, कुछ बॉडीली किनेस्थेटिक होते हैं, जैसे शाहिद अफरीदी है, जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं, इमरान खान साहिब हैं। बॉडीली किनेस्थेटिक में इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। आपकी इन लोब्स में न्यूरॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जिस लोब में न्यूरॉन ज़्यादा होंगे वो लोब ज़्यादा एक्टिव होगी और उस मैदान में आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मैं इसीलिए कहा करता हूँ कि लाजिम नहीं है कि हर बच्चा एक ही मैदान में जाए और उस तरह से कामयाब हो, और ये भी लाजमी नहीं है कि हर बच्चा फिलासफर बने। फेल क्यों होते हैं आप लोग, आपको पता है? इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी भी बीच में मस्ती होती है, लेकिन हर इंसान का रवैया या मिजाज या मूड या इंटरेस्ट या एप्टीट्यूड ये नहीं होता कि वो लाजिमन मैथ ही पढ़े। यानी हो, ये थोड़े एकेडमिक वैसे हैं, इनमें मैं नहीं जाऊँगा। इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस मैनेजमेंट है, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं आप, लोगों को डील करना, कम्युनिकेशन है आप में नुत्क की, गुफ्तार की ऐसी सलाहियत मौजूद है कि आप परसुएड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो मैंने कुछ, मेरे ख्याल में कोई 43 स्किल्स लिखे हैं जो आपको आज के ज़माने में चाहिए होते हैं। हुनर, वो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, हार्ड स्किल्स होते हैं, लेकिन इसको हम वखर कर सकते हैं, फिर कभी इंशाल्लाह डिस्कस करने का टाइम ना रहा तो। एग्जिस्टेंशियल होता है जी, स्पिरिचुअल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, मतलब मैथमेटिक्स में आप बहुत तेज़ हैं, मैथमेटिशियन बन सकते हैं। म्यूज़िकल होता है, आप बहुत अच्छे मौसीकार बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, नात खान बन सकते हैं। नात भी असल में इसी के अंडर आती है।
नेचुरलिस्टिक होता है जी, आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन सकते हैं, सोशियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, माहिर अर्जियात जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। फिर एक स्पेशल होता है, स्पेशल का मतलब ये है कि आपको स्पेस से निकला स्पेशल, इनके बारे में मालूमात बहुत अच्छी होती है। सीटिंग प्लान कैसे करना है, 3D मोशन क्या होता है, आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जैसे सर ने फरमाया था इसके बारे में। इंट्रापर्सनल ये होता है अपनी दुनिया में मगन, अपने आप से बात कर रहा है, शायर है, फलसफी है, अदीब है, ड्रामा निगार है, नावल निगार है, इकबाल हैं। इकबाल असल में उनके अंदर ये अपनी आखिरी हद को छूती थी, ये वाली इंटेलिजेंस इंट्रापर्सनल। एनी हाउ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में बात हो चुकी है। ये 8-9 तरह की आपकी इंटेलिजेंस होती हैं, जो एक में एक हो सकती है, दूसरे में दूसरी हो सकती है। मैं इसीलिए कहा करता हूँ कि आप सब बच्चे नालायक कोई भी नहीं है, सब लायक हैं। स्पिरिचुअल होगी जी, अल्लाह ताला के बारे में इल्म। थोड़ा एक स्लाइड पीछे कीजिएगा। ये स्किल्स के बारे में है जी, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, और इसके दरमियान फ़र्क ये होता है कि आपका जो हार्ड स्किल होता है वो मेजर हो सकता है, उसके कुछ पैरामीटर्स बनाए जाते हैं जो मेजर हो सकते हैं, पता चल सकता है कि आपने ये वाला स्किल कितनी पाई जाती है। सॉफ्ट स्किल सिचुएशनल होते हैं, किसी खास मौके पर जाके क्राइसिस मैनेजमेंट हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, किसी सिचुएशन का इनको तकाजा होता है, उस मौके पे जाके सामने आते हैं। एनी हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है। आज के ज़माने में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा सब्जेक्ट है, मॉडर्न सब्जेक्ट है, इसमें भी आप आगे जा सकते हैं। आप एक एम्बेसडर बन सकते हैं CSS करके, पाकिस्तान के सफ़ीर बन सकते हैं जी, दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीपल मैनेजमेंट, होटेलियर बन सकते हैं आप लिएजॉन मैनेजर बन सकते हैं, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करके बहुत बड़ी टीम डेवलप कर सकते हैं, बहुत बड़ी लोगों की खिदमत कर सकते हैं। लिएजॉन है पब्लिक कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, सर्विस ओरिएंटेशन। इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करता जाता हूँ स्पीडीली, इनको एक नज़र देख लें। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनोवेशन, कल्चरल अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी, टाइम मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी, ब्लॉकचेन, मल्टीटास्किंग, सिनर्जिज्म, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसको मैं इस वक्त के लिए छोड़ रहा हूँ। के साथ स्टीवन कवी है, एक राइटर था, एजुकेशनिस्ट था, एजुकेटर था, फिलोसोफर था, जिसने 7 आदात बताई थी इंतहाई मौसर कुन कामयाब लोगों की। ये फिर किसी टाइम में इंशाल्लाह। अब ये हमारे पास आखिरी स्लाइड है, एक स्लाइड पीछे कीजिएगा, जो आपके सामने प्रोफेशंस लिखे हुए हैं बेटा जी। ये ISLO या ISLO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस है। ये यूनाइटेड नेशंस का जो ILO इदारा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये बताया कि ऑक्यूपेशंस की इतनी टाइप्स होती हैं, दुनिया में 12 से 14 हज़ार ऑक्यूपेशंस पाए जाते हैं, लेकिन उनको एक एक यूनिट को भी उन्होंने उसमें काउंट कर दिया, तब बने। असल में ये 10 कैटेगरीज होती हैं जिनमें दुनिया के हर प्रोफेशन को और हर तरह के ऑक्यूपेशन को रखा जाता है। समझ आ रही है? 39,000 इसमें मुख्तलिफ बताए जाते हैं, इसमें सब्जेक्टिव अप्रोचेस होती हैं, कुछ 12,000 बताते हैं, कुछ 14,000 बताते हैं। असल मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर इस स्कूल में, एक स्कूल का है, टीचिंग का प्रोफेशन है, इसमें प्राइमरी टीचर्स अलग होंगे, मिडिल टीचर्स अलग होंगे, सेकेंडरी, वो क्या करते हैं 39,000 में हर एक को अलग अलग गिनना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से असल में ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एक स्कीम है, जिस 10 दर्जे हैं उन्होंने बताए हुए हैं इसमें। यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक ज़ैली इदारा है जो क्लासिफाई करता है प्रोफेशंस को। अब प्रोफेशन में और ऑक्यूपेशन में क्या फ़र्क होता है, बता सकता है कोई? ऑक्यूपेशन में और प्रोफेशन में क्या फ़र्क होता है, मालूम है किसी को? ऑक्यूपेशन के लिए किसी खास स्किल की और हाई लेवल नॉलेज की जरूरत नहीं होती। प्रोफेशन एक स्किल्ड, एक हाईली क्वालिफाइड इसका हिस्सा होता है। एनी हाउ इसको भी मैं वक्ती तौर पर सिर्फ डिस्कस करता जाता हूँ। दुनिया में मैनेजर्स होते हैं जी, दुनिया में प्रोफेशनल्स होते हैं, मैनेजमेंट करते हैं जी। मैनेजर्स ऊपर से होकर सारी असल में पॉलिसी बना रहे होते हैं, सारी जो लाइन है वो बना रहे होते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। प्रोफेशनल्स उस लाइन ऑफ एक्शन, जैसे मैनेजर कौन है, आपके वजीर आजम भी असल में एक मैनेजर ही है, आपके मिनिस्टर्स भी मैनेज करते हैं। प्रोफेशनल्स कौन है, जो उनके अंडर उनके ऑफिशियल्स आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, CSS ऑफिसर्स, मिसाल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। टेक्नीशियंस होते हैं जी, जो जिनमें मैकेनिकल एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, टेक्निकल एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, मुख्तलिफ हज़ारों तरह के। इसमें फिर जैसे सर ने बताया 39 बताया आपने, प्रोफेसर साहब ने बताया 39,000 ऑक्यूपेशंस टोटल होते हैं जिसको काउंट करते हैं। इसमें हज़ारों ऑक्यूपेशंस आ सकते हैं इसमें, हर डिपार्टमेंट के।
चौथी उन्होंने जो क्लासिफाई किया है क्लरिकल सपोर्ट वर्कर्स होते हैं जी। हमारे सर बैठे हैं अरशद साहब, इनकी ये फील्ड है। जैसे बाज़ लोग ACCA करते हैं, CA करते हैं, तो ये एक हाई लेवल नॉलेज होता है अकाउंटेंसी का। अच्छा जी, सर्विस एंड सेल्स वर्कर्स, एक है सर्विस इंडस्ट्री, एक है आपकी प्रोडक्ट इंडस्ट्री, जिसमें आप असल में कोई कमोडिटी दे रहे होते हैं लोगों को, कोई प्रोडक्ट बना के दे रहे होते हैं। हम जिस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं वो है सर्विस इंडस्ट्री। हमारे पास जो नॉलेज है वही हमारा स्किल है और वही हमारी अर्निंग का जरिया है, वही हमारी रिस्पेक्ट का जरिया है। समझ आ रही मेरी बात? इसमें हज़ारों प्रोफेशंस इसमें आ जाते हैं और हज़ारों ऑक्यूपेशंस। ऐसे स्किल्ड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरी वर्कर्स होते हैं, क्राफ्ट एंड रिलेटेड ट्रेड वर्कर्स होते हैं, और आखिरी 3 जो हैं प्लांट एंड मशीन ऑपरेटर्स एंड असेंबलर्स, एलिमेंट्री ऑक्यूपेशंस। इसमें फिर मुख्तलिफ दर्जात बनते जाते हैं, छोटे छोटे बहुत से हज़ारों प्रोफेशंस आ जाते हैं। फिर आखिर में आर्म फोर्सेस ऑक्यूपेशन, जो आप जिनके बारे में सोच रहे होते हैं। सो यहाँ पे आके हमारी स्लाइड कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लेक्चर में या प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे। अगर मेरे मुझसे कोई स्लिप ऑफ टंग होगी उसके लिए माजरत चाहता हूँ, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको गलत महसूस होती हो, फील होती हो, आई एम ऑलवेज रेडी टू बी रेक्टिफाइड, स्टैंड करेक्टेड एंड बी मॉडिफाइड। कोई शख्स भी मुझे, इवन छोटा सा बच्चा बता सकता है कि सर आपने फलां मौके पे ये बात बताई थी, ये इस तरह नहीं इस तरह है, दलील देगा तो मैं उसको सर तस्लीम खम करूँगा, इंशाल्लाह कबूल करूँगा। ये मेरा आज तक का नॉलेज था, इसमें मैं गलत हो सकता हूँ। जितना मेरे पास था मैंने आपको पूरी दयानतदारी से, ईमानदारी से बता दिया है। ये अब आपका काम है कि आप इस पर अमल करें, इसके बारे में सोचें, सवाल उठाएं, एक्सप्लोर करें, इस्तक़सा करके देखें। और इसके बाद इंशाल्लाह हम टीचर्स का पैनल बैठेगा, 1-on-1 सेशंस होंगे, बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी, ताकि मैट्रिक करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है और आपने लाइफ में क्या करना है। थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। आखिरी बात बेटा जी, थैंक यू सो मच। आप ही लोगों से रौनक है, आप ना होते तो मैं भी यहाँ पे ना होता। आखिरी बात यही करना चाहूँगा कि प्लीज़ कभी भी ज़िंदगी में मायूस नहीं होना। मैंने आपको आर्टिफिशियल का कहा लगा के दिखाया था ना, लाफ्टर, हंसा था ना मैं। ज़िंदगी में जब भी दुश्मन सामने हो, शरीक जिसको कहते हैं, उसके सामने ज़ोरदार का कहा लगाओ। उससे सिर्फ ये नहीं होगा कि वो सिर्फ लाफ्टर होगा, खुद भी हिम्मत मिलेगी। बस आगे बढ़ते जाओ, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमेशा कामयाब रहें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। आपने बड़े नमाज से साहब ने नहायत नजरअंदाज कैरियर काउंसलिंग के हवाले से आपका बहुत बड़ा सवाल उठाया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको सेहत और ईमान की सलामती नसीब करे और हम सबको इबादत पर अमल करने की तौफीक दे। अगला जो ऐलान है वो ये है कि यहाँ पे मस्जिद में 1 बजे जुम्मा होता है। आज स्कूल के सारे गेट बंद, नमाज जुम्मा इंशाल्लाह हमने अरेंज किया हुआ है, ग्राउंड पे अदा करनी है।